दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये मजेदार फिल्म रहस्य और रोमांच से भरपूर है, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में कई सालों पहले फ्रांस में रॉबिन नाम के एक चोर को भागते हुए दिखाया जाता है। गवर्नर मैंडिस के सैनिक उसके पीछे लगे होते हैं और वो नगर के गली चौराहों से उछलता कूदता हुआ उन्हें चकमा देने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। पर जब काफी देर तक इधर उधर भागने के बाद भी सैनिक रॉबिन का पीछा नहीं छोड़ते तो वो सैनिकों को गुमराह करने के लिए अपना सिर ढककर एक लड़की को चूमने लगता है। हालांकि वो लड़की अचानक से हुई इस घटना से सहमकर उसे झिटक देती है। इससे सिपाहियों को रॉबिन के वहां होने का पता चल जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन रॉबिन उन सबसे अकेले ही भिड़ जाता है तथा उनका ध्यान बटाने के लिए उनकी पैसों की थैली निकालकर उसे लड़की की ओर उछालते हुए फिर से वहां से भागने लगता है। यहाँ से भागकर वो एक ड्रम के पास जाकर छिप जाता है। हालांकि उसको पकड़ने की कोशिश में लगे सिपाही कुत्तों की तरह सूंघते हुए वहां भी पहुंच जाते हैं। तो अब बचने का कोई और विकल्प न देखकर वो उनसे लड़ना शुरू कर देता है, जबकि सिपाही उसके सिर पर रखे गए इनाम की वजह से हर हाल में उसे पकड़ना चाहते हैं। इस जद्दोजहद में रॉबिन अकेले ही उन सैनिकों को बुरी तरह पीट रहा होता है। फिर वो उनमें से कुछ सैनिकों को पानी के ड्रम में घुसाकर फिर से वहां से भागता है। हालांकि सैनिकों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए वो उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसका पीछा करते हुए उस पर तलवार से हमला करना शुरू कर देते हैं। तो रॉबिन उनकी तलवार से खुद को बचाते हुए उन्हें जोरदार पटकनी देता है। हालांकि वो जानता था कि वो बहुत ज्यादा देर इतने सारे सैनिकों से मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए उन सबको धक्का देकर वो तेजी से एक घोड़े की ओर भागता है। घोड़े के पास वो लड़की खड़ी होती है जिसे रॉबिन ने चूमा था। रॉबिन एक नेक दिल इंसान होता है और हमेशा गरीबों की मदद किया करता है, इसलिए लड़की पैसों की थैली के लिए उसे धन्यवाद देते हुए घोड़े की लगाम उसके हाथ में दे देती है। इस दौरान सैनिक भी उनकी ओर आने लगते हैं, तो रॉबिन घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल जाता है। यहाँ से निकलकर वो जंगल के किनारे खेत में बनी हुई अपनी झोपड़ी पर जाता है, जहाँ उसका इंतजार कर रही उसकी बहन निनी उससे कहती है, तुम अपनी जान जोखिम में डालकर गवर्नर और रानी के अमीर लोगों के यहाँ चोरियां करते हो और फिर चोरी किया हुआ ज्यादातर सामान गरीबों में बांट देते हो। इसीलिए रानी के क्रूर गवर्नर मैंडिस ने तुम्हारे सिर पर इनाम घोषित कर रखा है। ऐसे में तुम्हें चोरी करने के बाद सीधे यहाँ नहीं आना चाहिए, नहीं तो किसी दिन तुम्हारे पीछे पीछे वो सिपाही भी यहाँ तक आ जाएंगे। रॉबिन कहता है, फिक्र मत करो, ये जगह बस्ती से हटकर है। वैसे भी रानी और गवर्नर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। वो जनता से जबरदस्ती भारी कर वसूल रहे हैं, जबकि जनता के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। फिर आखिर वो बेचारे इतना कर कैसे देंगे? ऐसे में किसी को तो लोगों की मदद करनी ही होगी। अगले सीन में गवर्नर के कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है, जो पिंजरे में कैद करके किसी आदमी को जंगल के रास्ते लड़ाई के अखाड़े की ओर ले जा रहे होते हैं। सैनिकों का उप सेनापति उस आदमी से कहता है, हमारी रानी को गुलामों के बीच की खूनी लड़ाई बहुत पसंद है। कल रानी के सामने अखाड़े में तुम्हें भी गुलाम बनाकर लड़ाया जाएगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि गवर्नर के राज्य में चोरी करने का क्या नतीजा होता है। दूसरी ओर इसी जंगल में एक जगह पर रॉबिन और उसकी बहन निनी चोरी करके लाई गई खाद्य सामग्री और वस्तुओं को गरीबों और मजबूर लोगों में बांट रहे होते हैं। तो वो लोग उन दोनों को दुआ देकर वहां से चले जाते हैं। निनी रॉबिन से पूछती है, ये चरखे जैसी लकड़ी की कैसी मशीनें हैं? रॉबिन कहता है, कई सालों पहले एक विशाल युद्ध हुआ था, तब तोप के गोले फेंकने के लिए यहाँ आसपास ऐसे कई लकड़ी के ढांचे लगाए गए थे। इसी दौरान पिंजरे में कैद आदमी को लेकर सैनिक वहाँ से गुजरते हैं, तो दोनों भाई बहन छिपकर उन्हें देखने लगते हैं। निनी रॉबिन से कहती है, देख रहे हो किस तरह रानी के आदेश पर गवर्नर छोटी मोटी गलतियां करने वालों को गुलाम बनाकर उन्हें अखाड़े में लड़वाता है। रॉबिन कहता है, हाँ, कल किले के अखाड़े में पहुंचने से पहले आज ये लोग आगे डेरा डालकर आराम करेंगे। शायद वहां बंदी बनाए गए और भी लोग होंगे। मैं उन सबको छुड़ाने के बाद सैनिकों के पास से खाने पीने का सामान चुराकर जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। इस पर निनी कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रॉबिन कहता है, नहीं, तुम घर पर ही रहो। अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं आया तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। उधर सैनिक पिंजरे को लेकर जंगल से थोड़ी दूरी पर स्थित अपने डेरे पर आराम करने के लिए रुकते हैं। वहाँ पहले से ही कुछ सैनिक तथा उनके द्वारा बंदी बनाए गए और भी लोग मौजूद होते हैं। थोड़ी ही देर में रॉबिन वहाँ पहुंचकर सैनिकों के शिविर से खाने पीने तथा जरूरत की चीजें चुराने लगता है। इस दौरान आवाज होने की वजह से सैनिक उसे घेर लेते हैं। दूसरी ओर 1 घंटा बीत जाने पर रॉबिन के वापस न लौटने से निनी को किसी खतरे का अंदेशा हो जाता है, इसलिए गाँव के कुछ लोगों के साथ मिलकर वो पुरानी मशीन के जरिए सैनिकों के शिविर पर बारूदी गोले फेंकवाने लगती है। उन बारूदी गोलों को देखकर रॉबिन को पकड़ने की कोशिश में लगे सैनिकों में अफरा तफरी मच जाती है, जिससे कि वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं, जबकि निनी और उसके लोग एक के बाद एक कई बारूदी गोले छोड़ना जारी रखते हैं। इन्हीं गोलों के चपेट में आकर कुछ पिंजरे टूट जाते हैं और उनमें कैद लोग बाहर निकलकर बाकी के पिंजरे भी खोल देते हैं। इससे सैनिकों द्वारा बंदी बनाए गए सभी लोग आजाद होकर वहां से भाग जाते हैं और विस्फोट में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे गवर्नर के सैनिक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। इस बारूदी विस्फोट में कई सैनिक मारे जाते हैं और उनका शिविर पूरी तरह जलकर खाक हो जाता है। इस घटना से नाराज गवर्नर मैंडिस ने जनता के जंगल में शिकार करने
करने पर प्रतिबंध लगा दिया, लोगों के मवेशी और जमा किए गए अनाज को जब्त करवा लिया, यहाँ तक कि लोगों से जबरदस्ती उनका धन भी छीन लिया गया और जिसने भी गवर्नर के इन अत्याचारों का विरोध किया उसका खुलेआम कत्ल करवा दिया गया। हालांकि गांव से दूर रहने की वजह से रॉबिन अभी भी उनकी पकड़ में नहीं आया होता, लेकिन गवर्नर के सैनिक उसे कुत्तों की तरह खोज रहे होते हैं। इसके बाद अगले सीन में दुष्ट रानी अमांडा का महल दिखाया जाता है। उनका कार्यभार देखने वाला धूर्त गवर्नर मेंडिस उनके दरबार में जाता है तो रानी उससे कहती हैं, मैंने सुना है तुमने अपने साथ काम करने के लिए कुछ विदेशी हत्यारों को बुलाया है। गवर्नर कहता है, जी रानी, वो बेरहम हैं और हमारे खिलाफ जाने वालों को बड़ी बेरहमी से मारते हैं। तो रानी मेंडिस के पास जाकर उससे कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अपने राजकोष में और ज्यादा धन और सोना चाहिए। मेंडिस कहता है, महारानी, आपका खजाना भरने के लिए हमने पहले ही जनता पर बहुत ज्यादा कर लगा रखा है, यहाँ तक कि हमने उनकी संपत्ति और अनाज तक लूट लिए हैं। अब इससे ज्यादा क्या करूं? तो रानी कहती है, कोई भी तरीका सोचो, मेरा खजाना भरना चाहिए बस। रानी की बात सुनकर रानी का सलाहकार उनसे कहता है, क्यों ना आप मुझे गवर्नर बना दें, तो मैं आपका खजाना भरने के लिए नए नए नियम और तरीके इस्तेमाल करूंगा। इस पर रानी गवर्नर मेंडिस से कहकर अपने सलाहकार का गला कटवा देती है और फिर हंसते हुए कहती है, मुझे मेंडिस जैसा बेरहम और निर्दयी गवर्नर नहीं मिलेगा। अगले सीन में रॉबिन को दिखाया जाता है जो नगर के एक शराब खाने में जाकर अपने कुछ जान पहचान वालों से राज्य के हालात पर चर्चा कर रहा होता है, जबकि इधर झोपड़ी में उसकी बहन अकेली होती है। इसी दौरान रॉबिन की खोज में हत्यारों के साथ निकला गवर्नर निनी की झोपड़ी तक आ जाता है और उससे कहता है, हम एक शातिर चोर को ढूंढ रहे हैं, उसने राजद्रोह का अपराध किया है, कहाँ है वो? तो निनी अपने भाई की जान बचाने के लिए कहती है, मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं जानती। इस पर गवर्नर उसे गालियां देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम उसकी बहन हो और उसके अपराधों के साझेदार भी हो, इसलिए हम उसे मौत से भी बदतर सजा देंगे। गवर्नर की इस बात से नाराज निनी उसके मुंह पर थूक देती है। इससे मेंडिस तिलमिला उठता है और उसके पेट पर तलवार मार देता है। बचने के लिए खून से लथपथ निनी घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, पर जब वो घर के अंदर नहीं जा पाती तो बाहर की ओर जाने की कोशिश करती है। हालांकि जख्मी होने की वजह से वो 2-4 कदम ही चल पाती है कि तभी गवर्नर के कहने पर उसका भाड़े का एक हत्यारा निनी के पेट में चाकू घुसा देता है। इससे पहले से ही जख्मी निनी लड़खड़ाते हुए मैदान की ओर जाने लगती है। हालांकि गहरे जख्म होने की वजह से वो तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है। वहीं दुष्ट गवर्नर निनी को जख्मी हालत में जमीन पर रेंगते हुए देखकर खुश हो रहा होता है। निनी उठ नहीं पा रही होती और उसकी हालत भी बेहद खराब होती है, लेकिन फिर भी वो बिना डरे गवर्नर से कहती है, मेरा भाई तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही गवर्नर पहले तो उसके पेट में तलवार घुसाकर उसे मार डालता है और फिर अपने हत्यारे से कहकर उसकी इज्जत भी लुटवा देता है। फिर शाम ढलने पर जब रॉबिन अपनी झोपड़ी के पास आता है तो अपनी बहन के शरीर के साथ हुई इस तरह की बेरहमी देखकर उसका कलेजा कांप जाता है। उसे निनी के शरीर पर गवर्नर द्वारा उसके लिए जारी की गई चेतावनी का पन्ना भी मिलता है। इससे उसका मन रानी और गवर्नर के लिए नफरत से भर जाता है। परिवार के नाम पर अब उसके पास कोई नहीं होता, इसलिए रात में वो अकेले ही अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता है और गवर्नर से बदला लेने की कसम भी खाता है। अगले दिन रानी का किला दिखाया जाता है, जहां रानी हर बार की तरह इस बार भी योद्धाओं की लड़ाई की प्रतियोगिता आयोजित करवाती है। इस प्रतियोगिता में राज्य का सबसे काबिल योद्धा मैक्स भी शामिल होता है। रानी गवर्नर से कहती है, देखना हमेशा की तरह इस बार भी इस लड़ाई की प्रतियोगिता को मैक्स ही जीतेगा। थोड़ी देर बाद उद्घोषक के घोषणा करते ही मैक्स और उसका प्रतिद्वंदी योद्धा घोड़े पर सवार होकर एक दूसरे के सामने आते हैं, जिसमें पहली बार तो मैक्स का प्रतिद्वंदी योद्धा मैक्स का बल्लम तोड़ देता है, लेकिन दूसरी बार में मैक्स उसे हरा देता है। इसके बाद मैक्स एक एक करते हुए आखिरी प्रतियोगी योद्धा को भी हराने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर दुष्ट रानी बहुत खुश होती है। अगले सीन में अपनी बहन की हत्या से दुखी रॉबिन को शराब खाने में शराब पीते हुए दिखाया जाता है। तभी एक आदमी उसे बताता है, गवर्नर के सैनिक तुम्हें ढूंढते हुए यहीं आ रहे हैं। तो रॉबिन मेज के नीचे छिप जाता है। इसी दौरान गवर्नर का उप सेनापति सैनिकों के साथ वहाँ आता है और वहाँ बैठे लोगों से कहता है, जो भी रॉबिन के बारे में जानकारी देगा उसे 50 सिक्कों का इनाम मिलेगा और जो भी उसे बचाने की कोशिश करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। हालांकि गवर्नर और रानी के अत्याचारों से तंग आ चुके लोग उसे कुछ भी नहीं बताते। फिर इस चेतावनी के बाद जैसे ही सैनिक यहाँ से बाहर जाते हैं, रॉबिन उन्हें मारने के इरादे से उनके पीछे जाने के लिए उठता है। हालांकि तभी वहाँ बैठा एक बूढ़ा अपने एक आदमी से रॉबिन को रोकने का इशारा करता है, तो आदमी रॉबिन के सिर पर धीरे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी ओर प्रतियोगिता जीत चुका मैक्स और उसका प्रतिद्वंदी योद्धा जब रानी का अभिवादन करने उनके सामने जाते हैं, तो रानी मैक्स से उसके प्रतिद्वंदी योद्धा को मार डालने के लिए कहती है। इससे हैरान होकर मैक्स रानी से कहता है, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो बस एक प्रतियोगिता थी, ये कोई मेरा दुश्मन नहीं है। उसकी इस बात से नाराज रानी उससे कहती है, तुम मेरे राज्य के सबसे काबिल योद्धा हो और तुम्हें मेरा हर आदेश मानना होगा। मैक्स कहता है, मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। रानी इसे अपना अपमान समझती है, इसलिए अपने अंगरक्षक को भेजकर वो प्रतिद्वंदी
योद्धा की हत्या करवा देती है। ये क्रूरता देखकर मैक्स रानी के अंगरक्षक से धक्का मुक्की करते हुए कहता है, शैतान भी ऐसी हरकतें नहीं करता। तो रानी कहती है, लेकिन मुझे इसमें बहुत मजा आता है। इसके बाद गवर्नर के आदेश पर सैनिक मैक्स को पकड़कर कारागार में डाल देते हैं। अगले सीन में नगर के किनारे ऊंचे टीले पर बनी एक इमारत दिखाई जाती है। उसी इमारत के अंदर रॉबिन को जब होश आता है तो वो अपने सामने बैठे बूढ़े रसायन शास्त्री मास्टर से कहता है, तुम मुझे बेहोश करके यहाँ क्यों ले आए? मास्टर कहता है, क्योंकि तुम गवर्नर के सैनिकों से अकेले लड़कर बेवकूफी भरा काम करने जा रहे थे। इस पर रॉबिन कहता है, उन्होंने मेरी बहन के साथ जो किया उसके बदले में उन्हें मार दूंगा। तो मास्टर कहता है, तुम इस समय कमजोर हो, अकेले कुछ नहीं कर सकते। रानी और गवर्नर के पास पूरी सेना और तमाम खूंखार हत्यारे हैं। ऐसे में तुम अपनी बहन का बदला लेना तो दूर, खुद को भी नहीं बचा पाओगे। इसलिए पहले खुद को मजबूत बनाओ। ऐसे लोगों को इकट्ठा करो जो तुम्हारे साथ रानी के खिलाफ आवाज उठाने और लड़ने की हिम्मत रखते हो, फिर मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मास्टर की सलाह मानकर रॉबिन अपने लिए लकड़ी का एक मास्क बनाता है। अगले सीन में जेल में बंद मैक्स को दिखाया जाता है, जहाँ रानी का अंगरक्षक और सिपाही उसे बहुत टार्चर कर रहे होते हैं। इसी दौरान गवर्नर उसके पास आकर उसे कहता है, क्या अब तुम्हारे ऊपर से अच्छाई का भूत उतर गया? तो मैक्स कहता है, नहीं, मैं गलत को हमेशा गलत कहूंगा, भले ही मेरी जान क्यों न ले लो। इस पर मैंडिस कहता है, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, तुम इस राज्य के नामी योद्धा हो, इसलिए तुम्हारी सजा ऐसी होगी जिससे तुम्हारा भयंकर अपमान हो। ये कहकर वो मैक्स को नंगा करवा के वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में फिर से रॉबिन को दिखाया जाता है, जो कुछ ऐसे लोगों की तलाश में निकला होता है जो उसके साथ रानी के खिलाफ लड़ सकें। इस दौरान उसकी मुलाकात तालाब के किनारे मछली पकड़ रहे भाड़े के एक योद्धा डेविड से होती है। रॉबिन उससे अपने साथ जुड़ने के लिए कहता है, तो डेविड कहता है, मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ। इस पर रॉबिन कहता है, अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, क्योंकि मैं रानी के खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ, पर जब एक बार हम उसके महल पर कब्जा कर लेंगे तो तुम ढेर सारा धन ले सकते हो। डेविड भी रानी के अत्याचारों से वाकिफ होता है, इसलिए वो रॉबिन का यह प्रस्ताव मान लेता है। तो अब ये दोनों एक साथ यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नगर के लोहार के पास जाते हैं। लोहार दुकान के अंदर से उन्हें बताता है कि वो सिर्फ रानी और उनसे लाइसेंस मिले लोगों के लिए ही हथियार बनाता है। इस पर रॉबिन उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम भी गवर्नर को पसंद नहीं करते और मैं उसको खत्म करके राज्य में शांति लाना चाहता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर लोहार हंसते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम दो लोग मिलकर रानी और गवर्नर से लड़ोगे? तो रॉबिन कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें हथियार दो और इस लड़ाई में हमारा साथ भी दो। आखिर किसी न किसी को तो उसके अत्याचारों के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। रॉबिन की लगन देखकर लोहार भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ से ये लोग सराय में जाते हैं, जहाँ खाना खाते वक्त रॉबिन को गवर्नर के लिए काम करने वाले हत्यारों की बातें सुनाई पड़ती है, जिसमें वो हत्यारे इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने झोपड़ी वाली लड़की को तड़पा तड़पा कर मारा था। ये बातें करने के बाद जैसे ही वो हत्यारे सैनिक सराय से बाहर जाते हैं, रॉबिन अकेले ही उन्हें मारने के लिए उनके पीछे जाता है और एक एक करके उन हत्यारों पर तीर चलाकर उन्हें मार गिराता है। उन्हें मारने के बाद वो वापस फिर से सराय में आ जाता है, जहाँ डेविड और लोहार उसे पूछते हैं, तुम अचानक से कहाँ चले गए थे? रॉबिन कहता है, उन सिपाहियों को मारने जो गवर्नर के साथ मेरी बहन की हत्या में शामिल थे। सराय में काम करने वाली लड़की फ्रेया भी उनकी ये बातें ध्यान से सुन रही होती है। वहीं डेविड रॉबिन से कहता है, अगर तुमने उसके लोगों को मारा है फिर तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तो अब ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, पर किले के नजदीक पहुँचते ही सैनिक रॉबिन को पहचान लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। इस पर लोहार अकेले ही उन सैनिकों से भिड़ जाता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। लोहार को काबू में न आते हुए देखकर सैनिक एक साथ ही उस पर टूट पड़ते हैं। हालांकि लोहार अपनी कुशल तलवारबाजी से बड़ी ही फुर्ती से उन सभी सैनिकों को तलवार मारकर गिरा देता है। उसकी तलवारबाजी का ये हुनर देखकर रॉबिन और डेविड काफी प्रभावित होते हैं। फिर रात में रुकने और सैनिकों से बचने के लिए तीनों जंगल में एक जगह जाकर आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सराय में काम करने वाली लड़की फ्रेया उनके पास आती है और रॉबिन से कहती है, गवर्नर ने तुम्हारे सिर पर इनाम बढ़ा दिया है। मैंने सुना है तुम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हो। उसने मेरे पूरे परिवार को मारा था, इसलिए इस लड़ाई में मैं भी तुम लोगों का साथ देना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर रॉबिन उससे कहता है, पर क्या तुम्हें लड़ना आता है? तो फ्रेया बड़ी तेजी से तलवार पर निशाना लगाती है। ये देखकर डेविड उससे कहता है, तुम इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल हो सकती हो। अगले दिन ये लोग लड़ाई का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर रानी के दरबार में रानी गवर्नर से कहती है, मेरा खजाना भरने के लिए क्या तुमने कोई नया तरीका सोचा? गवर्नर कहता है, हाँ, बस आप इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। तो रानी खुश होकर बिना पढ़े उस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर देती है। हस्ताक्षर हो जाने के बाद गवर्नर उनसे कहता है, इस घोषणा पत्र के अनुसार तुमने मुझे यहाँ का राजा घोषित कर दिया है और तुम आत्महत्या कर रही हो। ये सुनते ही रानी घबरा जाती है। हालांकि गवर्नर उसे कोई मौका नहीं देता और उसके पेट में चाकू घुसाकर उसे मार डालता है। फिर वो वहाँ मौजूद सिपाहियों से कहता है, अब से मैं ही तुम लोगों का नया राजा हूँ। जो भी मेरे विरोध में आएगा वो इसी तरह मारा जाएगा। इससे डरकर सारे सिपाही उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं।
मेंडिस के राजा बनते ही उसके आदेश पर सिपाही खुलेआम जनता से लूटमार करने लग जाते हैं। वो लोगों के घरों में घुसकर जबरदस्ती उनका सामान लूट लेते हैं और जो भी उसका विरोध करने की कोशिश करता है उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। दूसरी ओर जंगल में इन सब घटनाओं से अनजान रॉबिन और फ्रेया में नजदीकियां बढ़ने लगती है। इसके बाद शाम हो जाने पर वो सभी लोग एक साथ रसायन शास्त्री मास्टर के पास जाते हैं। वहाँ रॉबिन उनसे कहता है ये सभी लोग मेरे साथ मेंडिस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मास्टर कहता है ठीक है, तुम लोग लड़ाई की तैयारियां करो, तब तक मैं वो रसायन तैयार कर लेता हूँ जो तुम लोगों के काम आ सकता है। यहाँ से रॉबिन और उसके साथी सराय में जाते हैं और वहाँ बैठे लोगों से कहते हैं समय आ गया है कि हम सब लोग मिलकर गवर्नर की सत्ता उखाड़ फेंकें, सिर्फ तभी हमारे राज्य में शांति और उन्नति आएगी। उसकी बातें सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग उसका समर्थन करते हैं। उन्हीं लोगों के बीच में योद्धा मैक्स भी होता है। महल से अपमानित करके निकाले जाने के बाद से अब वो अपना ज्यादातर समय बस शराब पीने में ही गुजारा करता है। वहाँ वो रॉबिन से कहता है तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन क्या तुम सेना का मुकाबला कर पाओगे? मुझे तो लगता है कि तुम किले के अंदर भी नहीं दाखिल हो पाओगे। गवर्नर को हराना तो बड़ी दूर की बात है। इस पर रॉबिन और उसके साथी पानी में उसका सिर डुबाकर उसका नशा उतारते हुए कहते हैं तुम राज्य के मशहूर योद्धा मैक्स हो और तुम किले के चप्पे चप्पे से वाकिफ भी हो। अगर तुम हमारा साथ दो तो हम गवर्नर को मारने में जरूर कामयाब होंगे। अब क्योंकि मैक्स भी मेंडिस के अत्याचारों का अंत चाहता था, इसलिए वो भी उन लोगों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ से सभी मास्टर के पास जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर किले के पीछे की दीवार की तरफ जाते हैं, जहाँ मैक्स सबसे कहता है दीवार पर लगी लोहे की खिड़कियों को काटकर हम चुपचाप किले के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो मास्टर तेजाब वाला रसायन फेंककर खिड़कियों का लोहा पिघला देता है। उसी झरोखे के जरिए सबसे पहले रॉबिन अंदर जाता है। हालांकि वो अपने बाकी साथियों के अंदर आने से पहले ही किले के अंदर जाकर वहाँ मौजूद सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। फिर जब उसके साथी वहाँ अंदर आते हैं तो वो उन्हें वहाँ नहीं मिलता, क्योंकि वो पहरेदारी कर रहे सैनिकों को मारता हुआ किले के और अंदर जा चुका होता है। हालांकि इस लड़ाई के दौरान ही मेंडिस का कमांडर रॉबिन के गर्दन पर चाकू लगाकर उसे पकड़ लेता है और उसके सैनिक रॉबिन को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी मेंडिस रॉबिन के सामने आता है और उसका मास्क निकालकर उसे तोड़ते हुए कहता है मैंने तुम्हारी बहन की जो हालत की थी उससे भी बदतर हालत तुम्हारी करूंगा। गवर्नर की बात सुनकर और उसके हाथ में अपनी बहन का कड़ा देखकर रॉबिन का खून खौल उठता है, इसलिए गुस्से में उसके मुंह पर अपने सिर से जोरदार टक्कर मारता है। ये देखकर कमांडर रॉबिन के मुंह पर मुक्का मारकर उसके मुंह से खून निकाल देता है। हालांकि अब इससे पहले कि वो लोग रॉबिन की जान ले पाते उसके बाकी के साथी वहां पहुंच जाते हैं। तो गवर्नर सैनिकों से कहता है रॉबिन को जेल में डाल दो और इन सबको भी जिंदा मुर्दा पकड़ो। गवर्नर के आदेश पर सैनिक रॉबिन और मैक्स को पकड़कर कारागार में डाल देते हैं, जबकि उसके बाकी के साथी सैनिकों से लड़ते हुए किसी तरह किले से बाहर भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो लोग हार नहीं मानते और अगले दिन फिर से उसी झरोखे के जरिए किले में दाखिल होते हैं और अंदर मौजूद सैनिकों को मारते हुए रॉबिन तथा मैक्स को छुड़ाने के लिए उन्हें ढूंढने लगते हैं। इस दौरान फ्रेया जैसे ही कारागार के पास जाकर चाबी उठाने की कोशिश करती है, वैसे ही जेल के पहरेदार को उसके वहां होने का पता लग जाता है और वो फ्रेया को पकड़कर उसे पीटने लगता है। फ्रेया उसकी चंगुल से छूटने के लिए छटपटा रही होती है, जबकि रॉबिन और मैक्स मजबूर होकर जेल के अंदर से सब देख रहे होते हैं। उधर किले के बाहर जनता भी गवर्नर के विद्रोह में उतर आती है और उनमें से कुछ लोग किले के झरोखे के जरिए किले में दाखिल होकर सैनिकों से लड़ना शुरू कर देते हैं। इसकी सूचना मिलते ही मेंडिस का सेनापति युद्ध का घंटा बजा देता है और सैनिक इस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। इधर किले के अंदर लोहार और डेविड सैनिकों से बचते हुए किसी तरह कारागार तक पहुंचकर रॉबिन और मैक्स को कारागार से आजाद कर देते हैं। वहां से सभी लोग किले में अलग अलग जगहों पर फैलकर सैनिकों से लड़ना और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। इस भयानक लड़ाई में किले के अंदर घुसकर लड़ रही एक लड़की को गवर्नर का अंगरक्षक बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है। हालांकि इसी दौरान मैक्स उसके पास पहुंच जाता है और वो लड़की को बचाने के लिए अंगरक्षक से भिड़ जाता है, पर अंगरक्षक बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए मैक्स उससे लड़ाई में कमजोर पड़ने लगता है। वहीं किले के दूसरे हिस्से में रॉबिन और लोहार कई सारे सैनिकों से एक साथ लड़ते हुए उन्हें मार रहे होते हैं। ये देखकर मेंडिस फ्रेया की गर्दन पर तलवार लगाकर रॉबिन से कहता है अपने हथियार डाल दो, नहीं तो ये मारी जाएगी। हालांकि फ्रेया मेंडिस को धक्का दे देती है, जिससे रॉबिन को मौका मिल जाता है और वो मेंडिस से भिड़ जाता है। दोनों में जोरदार लड़ाई होती है। दूसरी ओर मैक्स और अंगरक्षक में भी लड़ाई जारी रहती है। इस दौरान जब लड़की मैक्स की मदद करने के लिए अंगरक्षक पर हमला करती है तो अंगरक्षक एक मुकद्दर से वार करके उसे बेरहमी से मार डालता है। अंगरक्षक की ये बेरहमी देखकर मैक्स गुस्से में उस पर टूट पड़ता है और उसी के मुकद्दर से उसे मार डालता है। अगले सीन में मेंडिस को दिखाया जाता है, जो कि लड़ाई में न सिर्फ रॉबिन पर भारी पड़ रहा होता है बल्कि फ्रेया को भी बुरी तरह पीट रहा होता है। इस दौरान जैसे ही वो फ्रेया के गर्दन में चाकू घुसाने की कोशिश करता है, वैसे ही सिपाहियों से वहां लड़ रहा रॉबिन उसके सीने पर तीर मार देता है। इधर सैनिकों से लड़ाई के दौरान एक सैनिक का तीर लोहार को लग जाने की वजह से वो मारा जाता है। हालांकि अब मेंडिस और उसके अंगरक्षक के मारे जाने की वजह से सारे सैनिक अपना हथियार डाल देते हैं, जिससे कि युद्ध खत्म हो जाता है और रॉबिन तथा उसके बाकी साथी सम्मान पूर्वक अपने लोहार साथी का अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद रॉबिन के अच्छे कार्यों को देखते हुए जनता रॉबिन को नया राजा चुन लेती है तथा रॉबिन फ्रेया से शादी कर लेता है और इस तरह फैंटेसी फिल्म यही खत्म हो जाती है।